बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई चालू करके रखे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का डिटेल्ड वन शॉट। विश्वास कीजिए, अगर ये शुरू से अंत तक पूरा वन शॉट देखेंगे, जो कि बहुत कम समय में होगा, तो आपको कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। सारे कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर दूंगा, डेरिवेशन भी मैं करा दूंगा और न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। तो ये वीडियो सफिशिएंट होगा, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतने से ही आपका काम बन जाएगा। बस शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखना है और इस वीडियो के अंदर मैं इंपॉर्टेंट भी टिक करा दूंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी टिक कर लीजिएगा और बढ़िया काम बन जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिजिक्स का टॉप क्वालिटी कंटेंट सुपर इजी लैंग्वेज में, सुपर इजी भाषा में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जैसा आपसे बात की, डिटेल्ड वन शॉट है बेटा। इसमें सभी कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाले हैं। कई बच्चों का रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका उनको पीडीएफ मिल जाए नोट्स के तौर पे, तो बहुत आसान है। आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अरविंद एकेडमी ऐप को खोलिएगा। स्टोर सेक्शन में आपको फ्री पीडीएफ दिखाई पड़ेंगे क्लास 11th का। यहां मैंने प्राइस को काफी बढ़ा दिया है, जिससे गलती से कोई बच्चा इसको परचेज ना कर ले, लाखों में कर दिया है। इसके अंदर जो भी पीडीएफ्स हैं सब अनलॉक हैं, यानी कि आप उसको क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएंगे और आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। तो सिंपल एज दैट, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन में जाकर अपनी पीडीएफ ले लेनी है अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो। आपके लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी है, यहां पर मैं आपको अपडेट्स देता हूं, जिससे आपकी जो मेहनत है वो हाईली प्रोडक्टिव हो, गलत डायरेक्शन में ना जाए। तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। आपके लिए दो बड़े ही शानदार कोर्सेज हैं। ये द्रोणा 1.0 है, यहां पर मैं लाइव क्लास लेता हूं। उसके अलावा इस कोर्स के अंदर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन मैंने रिकॉर्ड किया है, बहुत ही सरल भाषा में और डिटेल्ड वर्जन में, जिससे आप सीख जाएं। इसके साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का भी, पूरे एग्जाम्पल पूरी किताब के का वीडियो सॉल्यूशन मैंने रिकॉर्ड किया है सुपर इजी लैंग्वेज में। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हर सवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का हर सवाल आपको बढ़िया तरीके से आ जाएगा। उसके बाद चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स भी इसके अंदर है, जो कि फुली सॉर्ट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने अंदर कंटेन करते हैं। तो अगर आप द्रोणा 1.0 में शामिल होते हैं तो फिर रिसोर्स आपको कहीं और से कुछ नहीं लेना है, बस पढ़ाई करनी है और 97% या किस्मत ने साथ दिया तो 100 में 100 लेके आने हैं। अच्छा, इसी का एक दूसरा कोर्स है जिसका नाम है 11th एनसीईआरटी निश्चय। ये फोकस करता है एनसीईआरटी के ऊपर, क्योंकि कई बच्चे एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं, करना चाहिए भी, क्योंकि वहीं से आपके सवाल भी बनते हैं और जो फ्यूचरिस्टिक एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं कॉम्पिटिटिव, जेई या नीट, वहां में इसकी अहमियत बहुत ही ज्यादा है। तो एनसीईआरटी ऑल एक्सरसाइज वीडियोस और एनसीईआरटी ऑल एग्जांपल वीडियोस इसके अंदर आपको मिल जाते हैं इस 11th एनसीईआरटी निश्चय में। जो बच्चे एनसीईआरटी निश्चय या द्रोणा 1.0 लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां एनसीईआरटी निश्चय और द्रोणा 1.0 आपको दिखाई पड़ेगा। जो भी आपको सूट करता है उसको लेकर पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, करते हैं शुरू। तो देखिए, चैप्टर का नाम ही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और गैसेस में अधिकतर बातें हम लोग आइडियल गैस की करते हैं या परफेक्ट गैस की करते हैं। तो पहले 2-3 बातें परफेक्ट गैस के लिए सीख लेते हैं, इसकी इक्वेशन क्या होती है, मामला क्या है, फिर हम सीधे केटीजी या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे जंप कर जाएंगे। तो देखिए, आइडियल गैस जो होती है या परफेक्ट या आइडियल गैस इक्वेशन, वो होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आपको ये उम्मीद है मालूम जरूर होगा। यहां प्रेशर, वॉल्यूम, एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी फॉर टेम्परेचर। अब इसी में एक नया कांस्टेंट और हमें सीख लेना चाहिए, जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है वो आर अपॉन एन ए होता है। आर है गैस कांस्टेंट, एन है एवोगाद्रो नंबर, यानी कि गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल है। ये एक मॉलिक्यूल के लिए कितना गैस कांस्टेंट है। अगर आइडियल गैस इक्वेशन को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में लिखा जाए तो ये आइडियल गैस इक्वेशन हो जाती है पीवी इज इक्वल टू के बी एन टी। एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो है। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको याद रखनी है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ मोल है ऊपर, और पीवी इज इक्वल टू के बी एन टी, एन है नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स। तो ये दोनों इक्वेशन आपको ध्यान रखनी चाहिए। कुछ यहां डाटा है,
आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एसआई सिस्टम में 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। सीजीएस सिस्टम में बात करें तो 1.98 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात की जाए तो एसआई सिस्टम में 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन की वैल्यू होती है। थोड़ी सी वैल्यू अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है। अब जो आइडियल गैस होती है ना, वो क्या होता है कि इस गैस इक्वेशन को सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर फॉलो करती हैं। यानी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो है, इसको आइडियल गैस सभी प्रेशर और सभी टेम्परेचर पे फॉलो करेगा, और जो गैस फॉलो करेगी उसे परफेक्ट या आइडियल गैस बोल सकते हैं। अब जो रियल गैस होती हैं, ग्राफ बनाया है मैंने, देखिए पीवी अपॉन एनटी में, इसमें देखिए अगर पीवी अपॉन एनटी लोगे तो आर बचेगा। आर एक कांस्टेंट है, ये आर की वैल्यू देखिए लिखी हुई है ना एसआई सिस्टम में। तो पीवी अपॉन एनटी इज इक्वल टू आर हो जाएगा। इसी आर को यहां मेंशन किया, आर एक कांस्टेंट नंबर है तो सीधी लाइन खींचती, और नीचे प्रेशर दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एटीएम में। ठीक, अब जो आइडियल गैस इक्वेशन होगी वो इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी, आर को, क्योंकि यहां से आप पीवी अपॉन एनटी इज इक्वल टू आर आ रहा है। लेकिन जो रियल गैसेस होती हैं उनके ग्राफ आप देखिए तो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, थोड़ा सा डाइवर्जेंस है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ज्यादा करते हैं, ये लाइन देखिए इस आइडियल गैस के काफी करीब है, और जैसे जैसे प्रेशर कम करते हैं ये और करीब आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर रियल गैसेस का हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ये आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती हैं या करने की कोशिश करती हैं। ये इसका मामला है जो नीचे लिखा है कि रियल गैसेस अप्रोचिंग आइडियल गैस बिहेवियर एट लो प्रेशर एंड T1 हाई टेम्परेचर। समझे? तो इस स्लाइड का मामला क्या आया कि जो रियल गैसेस भी हैं, अगर उनका प्रेशर हम काफी कम कर दें और टेम्परेचर काफी ज्यादा कर दें तो वो अप्रोच करने लगती हैं परफेक्ट गैस की तरफ या आइडियल गैस की तरफ। ये थोड़ी सी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, जो आइडियल गैस होती हैं इनकी प्रूविंग में इक्वेशन जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, इसके लिए दो एजम्पशंस माने जाते हैं जो बड़े क्रिटिकल हैं आपके लिए जानना। एक तो क्या है कि साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन में या परफेक्ट गैस में हमने क्या माना है कि जो मॉलिक्यूल का साइज है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। दूसरी बात कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है, कोई मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता। तो ये परफेक्ट गैस या आइडियल गैस में ध्यान रखना होगा, आगे इसका पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। तो आइडियल गैस के अंदर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि भाई केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होती क्या है। तो आप जानते हैं कि कोई भी मैटर है इंक्लूडिंग गैस, वो सब मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लगातार मोशन में होते हैं। इन्हीं मोशन की मदद से, काइनेटिक देखिए शब्द है ना, इसी मोशन की मदद से हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वेलोसिटी और गैसेस लॉ को प्रूफ करते हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फिर से रिपीट कर रहे हैं, काइनेटिक का मतलब होता है मॉलिक्यूल का मोशन। उसके बेसिस पर जो भी गैस के लॉज हैं या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इन सब को हम इसी मोशन की मदद से प्रूफ करते हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक, अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स का कॉन्टिन्यूअस मोशन होता है, इनकी जो वेलोसिटीज होती हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। ये हम आगे अभी देखेंगे। अब यहां पर यही बात मैंने लिखी है जो आपको बताई है कि यूजिंग मॉलिक्यूलर मोशन, ये मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है उसकी वजह से जो वेरियस प्रॉपर्टीज हैं गैस की, प्रेशर है, टेम्परेचर है, एनर्जी है, इन सब को हम एक्सप्लेन करेंगे। किसकी मदद से? मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से। मोशन को क्या बोलते हो? काइनेटिक। तो ये बन गई काइनेटिक थ्योरी, और आइडियल गैस की बात करते फिर रहे हैं तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और यही चीज हो जाती है। दिस थ्योरी इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, शॉर्ट में केटीजी बोला जाता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि भाई केटीजी है क्या, तो आप सही दिशा में मूव कर जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी केटीजी के बेसिस पे जो हम चीजें, गैसेस की प्रॉपर्टीज, प्रेशर है,
टेम्परेचर है, एनर्जी, इन सबको डिस्कशन करेंगे। उसके लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ एजम्पशंस हैं और ये एजम्पशंस आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और बिना जाने आप चीजों को कर भी नहीं पाएंगे। तो चलिए एजम्पशन सीखते हैं, एग्जामिनेशन पर्पस से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था कि एग्जाम में जो आने वाली चीजें हैं उनको मैं इंपॉर्टेंट बताते चलूंगा। तो पहला एजम्पशन क्या है बेटा, कि सभी ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सभी गैसेस में मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं। द मॉलिक्यूल्स आर रिजिड एंड इलास्टिक स्फीयर्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं आप अपने में रिजिड हैं और इलास्टिक गोले हैं। स्फीयर्स मतलब गोला हो गया। आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट फॉर ए गिवन गैस, किसी एक गैस के लिए सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे होते हैं और दूसरी गैस के लिए दूसरे जैसे होते हैं। मतलब अगर आपका एक गैस है तो सारे मॉलिक्यूल अलग एक टाइप के, और डिफरेंट गैसेस के लिए भाई गैस नंबर 1 के लिए एक जैसे और गैस नंबर 2 के लिए अलग टाइप के, एक जैसे अलग टाइप के। तो अलग अलग गैसेस में अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, लेकिन एक गैस में सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे। अब देखिए दूसरी बात, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड विद द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस होता है उसकी रिस्पेक्ट में ये जो मॉलिक्यूलर साइज है ये बहुत ही छोटा है या नेग्लिजिबल मान के हम चलेंगे। तो ये मैंने डायग्राम भी बनाया है जिससे इन एजम्पशन को आसानी से आप बचा सको और सीख सको। अगली बात, द मॉलिक्यूल्स आर इन ए स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन। ये मॉलिक्यूल्स लगातार रैंडम मोशन में होते हैं, रुके नहीं होते, हमेशा चल रहे होते हैं। नेक्स्ट आठ एजम्पशन है मोटे तौर पे। ड्यूरिंग द रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ वन अनदर। जब रैंडम मोशन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा जाता है और जिस कंटेनर में गैस रखी उस कंटेनर के वॉल से भी टकराता है, जिसकी वजह से इनकी वेलोसिटीज लगातार बदलती हैं आफ्टर कोलिजन। तो वी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर चेंजिंग। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा रहा है या एक मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से टकरा रहा है तो उसकी वेलोसिटीज बदल जाएंगी। बढ़िया। अगला assumption देखते हैं नंबर 5, दी कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। इसके अंदर जो कोलिजन्स होंगे वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं एंड देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता। इसकी वजह से इनकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो प्योरली काइनेटिक होती है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा भी था, जो काइनेटिक इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है आइडियल गैस के लिए वो टोटली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो इनकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो केवल और केवल प्योरली इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर। अगली बात, बिटवीन टू कोलिजन्स ए मॉलिक्यूल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर क्या होता है, विथ ए पाथ विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये देखिए एक टक्कर पड़ी, अब दूसरे मॉलिक्यूल से ये टकराने जा रहा है तो ये रास्ता कैसा पकड़ता है, सीधा स्ट्रेट लाइन, और उसके अंदर उसके बीच में यूनिफॉर्म मोशन रखता है। यानी ये जो स्पीड इसने पकड़ी है ये सेम बनी हुई है और सीधी रेखा में ये चल रहा है। ये अगला एजम्पशन था, एजम्पशन नंबर 7। द कोलिजन्स आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। कब किससे टकरा जाएंगे किसी को नहीं, रैंडम भी है और एकदम फट से टकराते हैं। ये नहीं कि टकराने से पहले अंदाजा हो, भड़ भड़ ऐसे टकरा के भागते रहते हैं। नंबर 8 जो कि फाइनल इसका एजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, वह है द डेंसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द गैस। डेंसिटी आपकी यूनिफॉर्म रहती है। तो ये 8 एजम्पशन थे, मैंने लिखे और जहां तक संभव था मैंने इनका डायग्राम भी प्लॉट किया जिससे आपको आसानी से समझने में मदद मिले। ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछते हैं कि एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बताइए, तो ये 8 एजम्पशंस हैं, अगर 8 लिख देंगे तो क्या बात, मजा ही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये बड़ा हम लोग तगड़े तरफ जा रहे हैं, एक डेरिवेशन भी करेंगे, अभी दिखाते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा समझने वाला है। तो पहली बात हम ये देखने वाले हैं कि आखिर एक गैस जो कंटेनर में रखी होती है वो कंटेनर की वॉल पर प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती है। फिर अगली स्थिति में देखेंगे कि प्रेशर अगर एक्सर्ट करती है तो कितना करती है, और ये सब जानकारी हम लोग किस बेसिस पे दे रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे, यानी मोशन की वजह से। आइए देखते हैं कि मोशन की वजह से कैसे प्रेशर कंटेनर की वॉल में लगेगा।
ये एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मोशन में है, v मास होता ही है मॉलिक्यूल में और वेलोसिटी भी हो गई, तो mv होने की वजह से लीनियर मोमेंटम हो गया। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये कंटेनर की वॉल से टकरा गया, जब टकरा गया तो इसका मोमेंटम भाई साहब बदल गया, p1 मोमेंटम से जा रहा था और टकराने के बाद p2 मोमेंटम से चलने लगा, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, p2 माइनस p1। किसमें चेंज इन मोमेंटम, मॉलिक्यूल में। जितना मोमेंटम इसके अंदर चेंज हुआ है उतना ही मोमेंटम इस दीवार को ट्रांसफर कर देगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मदद से, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत ये जितना मोमेंटम अपने में बदलाव कर रहा है वही मोमेंटम इस वॉल को ट्रांसफर कर देगा। आप जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से कि अगर मोमेंटम कहीं चेंज इन मोमेंटम है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स, यानी अगर इसको दीवार को चेंज इन मोमेंटम मिलने लगा तो फोर्स भी मिलने लगा, क्योंकि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि फोर्स लगेगा। अब आप जानते हैं कि किसी बॉडी पर अगर फोर्स लग रहा है तो उसके एरिया से डिवाइड कर दो तो प्रेशर भी लगेगा, तो अब प्रेशर क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। इससे मतलब क्या हुआ कि ये गैस मॉलिक्यूल्स अपने मोशन की मदद से टकरा रहे हैं वॉल से और प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो ये गैस एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस कोलिजन्स ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द वेसल। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका कॉन्टिन्यूअस मोशन है, यानी काइनेटिक थ्योरी से प्रेशर पड़ रहा है या प्रेशर लग रहा है वॉल के ऊपर, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअसली मोशन में रहेंगे और कॉन्टिन्यूअस लगातार प्रेशर पड़ता रहेगा। अब ये तो हो गया रीजन, क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कॉन्सेप्चुअली कि प्रेशर क्यों लगता है वॉल पे। अब अगला जिक्र करेंगे कि भाई प्रेशर कितना लगता है वॉल पे, उसमें हमें करना पड़ेगा बढ़िया और प्यारा डेरिवेशन। तो डेरिवेशन से पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर हमें कौन सा फॉर्मूला डेराइव करना है, वो फॉर्मूला क्या कहता है, और उसमें कुछ बातें हैं जो समझने लायक हैं जिससे आप आने वाले न्यूमेरिकल्स या चीजों को बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सको या पकड़ सको। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स को टकरा टकरा के प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और ये प्रेशर कितना है, 1/3 mn v स्क्वायर का एवरेज। एक एक चीज समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो ये m स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m। n क्या है यहां पर देखिए, स्मॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये है n, ध्यान रखिएगा। और v स्क्वायर का बार क्या होता है, मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड, यानी जो स्क्वायर्स नंबर वेलोसिटी का स्क्वायर्स कर दीजिए उनका एवरेज निकाल दीजिए, तो मीन है स्क्वायर्ड स्पीड का। तो v स्क्वायर का बार, ये कई किताबों में थोड़ा सा उल्टा सीधा लिख देते हैं तो वहां घबरा जाते हैं आप लोग, यहां पर ऐसे लिख देते हैं तो कंफ्यूजन होने लगता है। यहां पर क्या है, v स्क्वायर का बार यानी स्क्वायर स्पीड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये n और ये n अलग है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है और ये n है जितने वेलोसिटीज का स्क्वायर करके जोड़ के डिवाइड मारा है। अच्छा, ये बात समझ गए, यही फॉर्मूला बन जाता 1/3 रो v स्क्वायर का बार। तो ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द गैस, ये तो रो आप समझ ही गए होंगे। फिर एक तीसरा फॉर्मूला होता है 1/3 रो v स्क्वायर के बार को ही हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखी है, ये जो लिखा है अगर रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर कर दें तो इसी के बराबर आ जाता है, अभी हम दिखाएंगे भी। यहां देखिए वी आरएमएस को बोलते हैं v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ऐसे करते करते जोड़ दो अपॉन n का अंडर रूट। अगर इसका देखिए हम स्क्वायर कर दें तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यही गिनती बराबर हो जाएगी ऊपर वाले के। देख रहे हो ना, अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, यानी वी आरएमएस स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर होती है। ये बात आप यहां पर पकड़ने में लिख भी देता हूं यहां पर। तो यहां पर आप देख लीजिए कि वी स्क्वायर बार जो हो जाएगा वी आरएमएस का स्क्वायर होगा, ये वैल्यू बराबर होती है, दिमाग में रखिएगा। मैंने समझाने की कोशिश, इन वाले फॉर्मूले से आप खुद भी दोबारा चेक कर पाएंगे। ठीक, इसीलिए वी स्क्वायर बार को वी आरएमएस का स्क्वायर लिख दिया गया है। तो आरएमएस वेलोसिटी का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक,
कुछ बातें और, ये सारी चीजें सेम है पीछे वाली स्लाइड के हिसाब से। यहां मैंने इसको दोबारा नाम लिख दिया जैसे आप ध्यान रख पाए। तो ये है मीन ऑफ स्क्वायर्ड स्पीड और ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो मैंने वहां बताया था। और देखिए यहां पर ये जो लिखा, यही लिखा हुआ, अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो आरएमएस का स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर का बार, या वी आरएमएस की वैल्यू होती है अंडर रूट वी स्क्वायर का बार। और वी स्क्वायर का बार क्या होता है? वी स्क्वायर का ये जो ब्रैकेट लगाते हैं इसका मतलब होता है एवरेज लेना। तो वी स्क्वायर का एवरेज, वी स्क्वायर का एवरेज मतलब है वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर सो ऑन प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन जितने ऑब्जर्वेशन थे यानी एन से डिवाइड कर दो। तो ये कम से कम आप फॉर्मूला समझ गए कि ये प्रेशर का फॉर्मूला, इसी को डेराइव करना है। और ये जो प्रेशर का फॉर्मूला है किस बेसिस पे डेराइव करेंगे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे, यानी जो मोशन हो रहा है मॉलिक्यूल का उसकी बेसिस पे। आइए चलते हैं उसको डेराइव करने की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझेंगे। इन फिगर विगर मैंने बना रखी है जैसे आपको आसानी से समझा पाए। अब देखिए क्या है इस कंटेनर में, जो कंटेनर लिया है क्यूबिकल कंटेनर समझ लें आप, यहां पर इसकी जो एक्सेस ली है एजेस, उसको हमने एक्स एक्सिस के रूप में रख दिया, इसको वाई रख दिया, ऊपर वाले को जेड रख दिया है, जैसे हमारे लिए समझना या कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। अब देखिए लेट एन बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसके अंदर जो गैस है उसका पर यूनिट जो वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो एन है। एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एम बी द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जो मास है स्मॉल एम है। ए मॉलिक्यूल मूविंग विथ वेलोसिटी वी एक्स वी वाई वी जेड, अब ये कोई मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी v है तो इसके कंपोनेंट ले लिए हैं x डायरेक्शन के, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में। तो vx vy vz ये इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया साहब। हिट्स द प्लेनर वॉल परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। अब मान लीजिए यहां पर ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस क्या हुआ, ये जो वॉल है ये पैरेलल टू वाई जेड प्लेन हो गया। वाई जेड प्लेन का मतलब क्या है? ये प्लेन, ये देखिए वाई और जेड ये प्लेन, इसी के पैरेलल तो ये प्लेन है, ये क्या है? परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो आप क्या मान रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल जिसकी स्पीड vx, vy, vz थी, वो इस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस जो कि वाई जेड प्लेन में के पैरेलल वॉल है उससे टकरा रहा है। ठीक, अब देखते हैं कोलिजन इज इलास्टिक मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्ड विद सेम स्पीड। अब ये जो कोलिजन होगा जो हमने मान रखा था assumption केटीजी के अंदर, ये कोलिजन होना है परफेक्टली इलास्टिक। तो इसका टकरा कर ये जो वापसी करेगा वेलोसिटी जो v स्पीड पकड़ेगा वो सेम स्पीड पकड़ेगा। और यहां स्पीड में चेंज क्या होगा? देखिए y और z कंपोनेंट नहीं चेंज होंगे क्योंकि ये इसी प्लेन में है। इसका जो टक्कर यहां देखिए यहां मैंने दो का दिखाया है, vx vy का, vz बनाने में थोड़ी दिक्कत होती, ये समझिए। देखिए vx से vy है, जब ये टकराया ना तो vy कंपोनेंट तो इसी वॉल में है क्योंकि ये जो वॉल है yz प्लेन के पैरेलल है, तो vy में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देख रहे हैं, मतलब vy जैसा था वैसे कोई फोर्स नहीं लग रहा, वो तो पैरेलल है उस प्लेन के। और ये जो vx था वो हिट करेगा तो वो उसका डायरेक्शन बदल जाएगा क्योंकि जब वो बॉल को हिट करेगा तो बॉल उस पर फोर्स लगाएगी और ये पलट गया। तो यहां पर देखिए vy और vz में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये वॉल जो है पैरेलल टू yz प्लेन है या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है। किसमें चेंज होगा? इस vx में। और vx सेम स्पीड से रिबाउंड करना है तो vx अगर इधर थी तो पलट के vx इधर हो गई, इधर वाले को प्लस लिया है तो इधर वाले को माइनस ले लिया। और vy और vz में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों के दोनों इस वॉल के पैरेलल है। उम्मीद है बात समझ में आई आपको। सो द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन इज, कोलिजन के बाद ये वेलोसिटीज क्या बन गई? माइनस vx कंपोनेंट vy और vz। अब चेंज इन मोमेंटम क्या आया? भाई चेंज इन मोमेंटम होता है p2 माइनस p1। तो यहां पर देखिए vy कंपोनेंट और vz कंपोनेंट में तो कोई बदलाव था ही नहीं, जो बदलाव था vx में, तो vx की वजह से ही तो मोमेंटम में चेंज आएगा। तो देखिए फाइनल लीनियर ये माइनस के साथ, तो माइनस mvx विच इज p2 और माइनस कर दिया p1 जो कि m इंटू vx है, इधर वाला पॉजिटिव, ये देखिए माइनस प्लस mvx, तो ये दोनों वैल्यू मिलके हो गई माइनस 2 mvx।
ये चेंज इन मोमेंटम है इस मॉलिक्यूल के अंदर। By the conservation of momentum, the momentum imparted to wall in each collision is 2 mvx। जितना मोमेंटम इस मॉलिक्यूल में बदल रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेसिस पर, उतना ही मोमेंटम ये दीवार को इंपार्ट कर देगा। यानी हर टक्कर में, हर कोलिजन में कितना मोमेंटम इस दीवार को मिल रहा है, 2 mvx। ठीक, अभी और चलते हैं। ये एक कोलिजन में जो मोमेंटम ट्रांसफर या इंपार्ट हो रहा है दीवार को, वो 2 mvx है। अब देखिए, इन स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी टाइम के अंदर, ऑल दोज मॉलिक्यूल्स विच लाई विद इन डिस्टेंस vx डेल्टा टी फ्रॉम द वॉल, इस वॉल से vx डेल्टा टी दूरी पर जो भी मॉलिक्यूल हैं वो सब टकराते हुए दिखेंगे इससे, क्योंकि भाई जो स्पीड है वो vx है और डेल्टा टी, तो डेल्टा टी टाइम में यहां तक पहुंच जाएंगे वो। तो इतनी दूरी में और ऑफ एरिया ए विल हिट द वॉल, एरिया ए ले लीजिए और डिस्टेंस हमने ये पकड़ लिया, डिस्टेंस इस वॉल से vx डेल्टा टी, और एरिया आप देख रहे हैं जिसका एरिया है। तो कुल मिला के दैट इज द मॉलिक्यूल्स विच लाई इन द वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में, मतलब ये जो आपने एरिया है और डिस्टेंस है, ये वॉल्यूम बन गया। तो कितने वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो हिट करने के चांस रहेंगे या हिट करेंगे। तो दैट इज द मॉलिक्यूल्स विच लाई इन द वॉल्यूम, ए एरिया और vx इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस, तो एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम हो गया। तो एरिया vx इंटू डेल्टा टी ओनली विल हिट द वॉल इन टाइम dt, यानी यही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस दीवार को हिट कर सकते हैं। अब देखिए, इतने मॉलिक्यूल के अंदर, इतने वॉल्यूम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे सो वो सब इसी डायरेक्शन में जा रहे हों, जरूरी तो नहीं है। भाई vx की बात की तो vx इधर भी हो सकता है, इधर भी। तो हम ये पकड़ लेते हैं कि इतने वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स थे, आधे उधर जा रहे हैं और आधे इधर जा रहे हैं। यही एवरेज लेने का सही तरीका है, क्योंकि इनका रैंडम मोशन है, इसलिए हम जितने भी इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे उसका आधे मॉलिक्यूल्स उधर टकराएंगे, उस दीवार की तरफ मूव कर रहे हैं, और आधे उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यही लिखा है, ऑन द एवरेज हाफ ऑफ द सच मॉलिक्यूल्स आर मूविंग टुवर्ड्स द वॉल एंड अदर हाफ फ्रॉम द अवे फ्रॉम द वॉल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग वॉल ऑफ एरिया इन टाइम dt, अब कितने मॉलिक्यूल्स हिट कर रहे हैं इस वॉल को, अब ये ले लेते हैं। तो देखिए, ये वॉल्यूम था a vx डेल्टा टी, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो और आधा ले लो, क्योंकि आधे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिट करेंगे। तो हाफ a vx डेल्टा टी इंटू n, स्मॉल n, जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो ये वैल्यू हो गई हाफ a vx डेल्टा टी इंटू n। इतने मॉलिक्यूल्स उसको हिट कर रहे हैं वॉल को, या इतने कोलिजन्स हो रहे हैं। अब टोटल मोमेंटम जो दीवार को ट्रांसफर होगा डेल्टा टी टाइम में कितना होगा? एक में ट्रांसफर हो रहा था 2 mvx, तो इतने कोलिजन में इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा पी कितना हो गया? 2 mvx इंटू हाफ a vx डेल्टा टी इंटू n, और ये 2 ने इस हाफ को मार दिया, तो ये वैल्यू हो गई nm, इसी से लिख दीजिए nm vx स्क्वायर a इंटू डेल्टा टी। ये मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है इस दीवार को डेल्टा टी टाइम के अंदर। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल एरिया ए पे कितना फोर्स एक्सर्टेड होगा, वो न्यूटन के सेकंड लॉ के बेसिस पे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा पी हमने यहां से निकाला था, इसी को डेल्टा टी से आप डिवाइड मार दीजिए, तो nm vx स्क्वायर इंटू ए आ जाएगा। देखा, ये फोर्स आ गया। हमको तो प्रेशर तक पहुंचना है, यानी एरिया से भी डिवाइड करना पड़ेगा अभी। तो प्रेशर ऑन वॉल क्या हो गया? प्रेशर ऑन वॉल F अपॉन A। अब इसको एरिया से डिवाइड मारोगे तो nm vx स्क्वायर बचा। दिस इज प्रेशर। अब इसमें थोड़ी कहानी और करेंगे और फॉर्मूला हमारा डराइव हो जाएगा। तो ये प्रेशर हमने निकाला। अब चलते हैं इसके आगे, जो प्रेशर निकाला था उसके आगे की बातचीत देखिए। एज द मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज, अब जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सबकी अलग अलग वेलोसिटी होंगी, सबकी एक ही जैसी वेलोसिटी थोड़े होगी कि vx एक की है तो दूसरे की भी vx हो, किसी की vx1, किसी की vx2, किसी की vx3। इसलिए हमको vx की जगह एवरेज लेना बेहतर होगा,
नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। वेलोसिटी सबकी डिफरेंट है अलग अलग मॉलिक्यूल्स की। तो एज द मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज, सो वी रिप्लेस जो Vx स्क्वायर था इसको हम एवरेज इसका ले लेंगे, जिससे कि एवरेज निकल आए बाई इट्स एवरेज वैल्यू Vx स्क्वायर का एवरेज इन द प्रीवियस फॉर्मूला या इक्वेशन। तो P की वैल्यू हो गई nm Vx स्क्वायर का एवरेज, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का अलग अलग वेलोसिटी था। अब देखिए अगेन, द गैस इज आइसोट्रोफिक। आइसोट्रोफिक का मतलब होता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है किसी पर्टिकुलर दिशा में जाने के लिए प्रेफरेंस नहीं देते। अगर उनकी चाहत इधर जाने की है तो उतनी ही चाहत उधर जाने की है, उतनी ही चाहत इधर आने की है, उतनी ही चाहत इधर आने की, यानी हर डायरेक्शन को सेम प्रेफरेंस दी जा रही है। इसे बोलते हैं आइसोट्रोफिक नेचर। ठीक है, तो अगेन द गैस इज आइसोट्रोफिक, सो द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज आर ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसका मतलब है जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी हर दिशा में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगी, क्योंकि आइसोट्रोफिक नेचर है। तो अब देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है तो Vx स्क्वायर का जो एवरेज होगा वही Vy स्क्वायर का एवरेज होगा। भाई एक्स डायरेक्शन में एवरेज जो था वही वाई डायरेक्शन में एवरेज, वही जेड डायरेक्शन में एवरेज, क्योंकि ये आइसोट्रोफिक है। अब ये तीनों बराबर हैं तो हम क्या करते हैं 1/3 करके इन तीनों को जोड़ के लिख देते हैं, क्योंकि ये तीनों अगर बराबर है जोड़ोगे तो 3 आएगा, 3 से 3 कटेगा, यही चीज मिल जाएगी। बस थोड़ी सी कड़म कर रहे हैं जिससे हम बातों को उस रूप में ला सकें जिस रूप में लाना है। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से समझते रहिए। तो हमने क्या किया, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर अपॉन 3 कर दिया, विच इज द सेम वैल्यू, क्योंकि यहां पर ये तीनों इक्वल हैं तो तीनों को जोड़ोगे तो 3Vx स्क्वायर आ जाएगा। सपोज 3 कटेगा तो Vx स्क्वायर के बराबर। बढ़िया। अब ये क्या हो गया, Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर का एवरेज और Vz स्क्वायर का एवरेज, ये तीनों दिशाओं का एवरेज है। यानी अब आप इसको लिख सकते हो इजिली वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज। पहले तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की बात चल रही थी, अब यहां एक्सेस खत्म हो गया। वेलोसिटी का एवरेज का V स्क्वायर का एवरेज, दैट इज 1/3 V स्क्वायर का बार। तो यहां जो Vx स्क्वायर का बार था उसको इस वैल्यू से आप रिप्लेस कर दीजिए। तो देखिए वेयर V स्क्वायर बार इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर आपने क्या किया, P इज इक्वल टू 1/3 nm, ये जो Vx स्क्वायर का बार था इसको V स्क्वायर के बार से रिप्लेस कर दिया। बात समझ में आपको आई होगी। और आप देखें तो ये फॉर्मूला जो पहला निकाला गया था डेराइव हो चुका है। बहुत ही स्पष्टता से मैंने आपको समझाया है, बहुत ही इजी, ल्यूसिड, सुपर इजी लैंग्वेज में। तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 nm V स्क्वायर का बार। n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, m स्मॉल m है एक मॉलिक्यूल का मास, और V स्क्वायर बार क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर करके n से डिवाइड मार दीजिए। अब देखिए क्या डेंसिटी ऑफ द गैस कितना है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास ले लिया हमने एक यूनिट, एक वॉल्यूम में n थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो एक यूनिट वॉल्यूम का n इंटू m मास हो गया। एक का मास m है तो n से मल्टीप्लाई किया तो टोटल मास एक यूनिट वॉल्यूम का, वॉल्यूम नीचे 1 था तो ये वैल्यू हो गई nm के बराबर। अब इस nm की जगह आप रो पुट कर दीजिए यहां, तो P इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर का बार, ये दूसरा फॉर्मूला निकल आया। और इसी को मैंने जो बताया था पहले, जगह यहां नहीं दिख रही, भी मिलेगी तो लिखूंगा, इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हो P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, क्योंकि कई जगह कंफ्यूजन बहुत रहता है तो यहां कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं मैं आपको कि V स्क्वायर RMS की वैल्यू V स्क्वायर बार के बराबर होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पास्कल साहब बता गए थे, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, कि जो प्रेशर होता है गैस का हर डायरेक्शन में सेम ट्रांसमिट करती है। तो यहां पर ये जो इक्वेशन 1 और 2 से प्रेशर ऑफ द गैस निकाले हुए हो, ये इसका किसी भी डायरेक्शन में यही प्रेशर आपको मिलेगा। और ये पूरी कहानी जो प्रेशर की निकाले हैं, वेलोसिटी की चर्चा की, यानी मोशन की चर्चा की है। तो मोशन की वजह से, काइनेटिक थ्योरी की वजह से, काइनेटिज्म की वजह से आप इस प्रेशर को निकाल पाए हैं। यही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है कि मोशन की वजह से प्रेशर को हमने गणना कर ली।
तो और ये मुद्दा समझ होंगे, दिस इज एक्सट्रीमली वेरी गुड डेरिवेशन और ये काफी हाई क्वालिटी डेरिवेशन है। अगर ध्यान पूर्वक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो निकलता नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए, महा इंपॉर्टेंट आत्मा है इस चैप्टर की, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। खैर, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जैसे मैंने कहा था कि एग्जाम के लिए टिक करा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और मैंने बताया भी कि इसकी जो कहानी है, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि अरविंद एकेडमी ऐप पर इसका पीडीएफ कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब एक अगला रिलेशन की बात करेंगे, प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में रिश्ता क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसके रिलेशनशिप को भी हम, इसको याद भी रखोगे आप, और कैसे ये निकलता है उस डेरिवेशन की अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रेशर में और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, अब ये तो हम निकाले बैठे हैं, तब तो ये जान गए, P इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर का बार। अब ये डेरिवेशन ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। V स्क्वायर बार का मतलब होता है V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर करके n से डिवाइड कर देना, और VRMS क्या होता है, ये जो वैल्यू है इसका रूट लेना। तो अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा और ये ऊपर वाली वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर का बार, यानी यहां पर आप लिख सकते हैं VR 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन दिमाग में ठूस रहे हैं आपके, जैसे कि पकड़े रहे हैं आप। अब यहां पे देखिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, मास एक यूनिट वॉल्यूम का क्या होगा, मास इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम है यूनिट, तो डेंसिटी यानी रो, यही रो क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बिल्कुल एक एक चीज समझते हुए, अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो होती हाफ mv स्क्वायर। अब यहां पे m की वैल्यू तो रो है एक यूनिट वॉल्यूम के लिए, तो मास की जगह रो पुट कर दीजिए। भाई हाफ mv स्क्वायर लिखते हो ना, तो एक यूनिट वॉल्यूम का मास कितना निकाले हो, रो, तो ये हो गया हाफ रो VRMS का स्क्वायर। और ई डैश का मतलब क्या हो गया, यूनिट वॉल्यूम का एवरेज काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ रो VRMS का स्क्वायर। अब हमने इस प्रेशर वाले को ई डैश से डिवाइड मार दिया, इक्वेशन डिवाइड कर दी, सिंपल एज दैट। तो ये प्रेशर की लिखी थी 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, और ये लिखा हुआ था 1/2 रो VRMS का स्क्वायर। यहां पर देखिए ये काफी वैल्यू आपस में कट गई और ये आ गया 2/3। अब यहां पर आप प्रेशर को लिख सकते हो 2/3 ई डैश, और यही हमको निकालना था, यही तो रिलेशनशिप है कि जो प्रेशर है 2/3 इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, यही बात यहां पर प्रूफ कर दी गई है। P इज इक्वल टू 2/3 एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से प्रूफ हो गया, खास तरफ पे इंपॉर्टेंट है, एक ही स्लाइड है, तो आप इसको जो है पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, और बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पीडीएफ आपको मिली जाएगी। अच्छा यहां देखिए, हेंस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इज इक्वल टू द 2/3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। यही चीज जो लिखी है उसी का सेंटेंस फॉर्म या स्टेटमेंट फॉर्म में चीजें लिख दी गई हैं। अब कुछ और चीज हम देखेंगे जो आपके कोर्स में भी है, जिसे बोल रहे हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी जो मोशन की वजह से, वेलोसिटी की वजह से हम टेम्परेचर कैसे फाइंड करते हैं या क्या रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, वही काइनेटिक थ्योरी का टेम्परेचर को लेकर इंटरप्रिटेशन होता है, और ये कोर्स में आपके है। तो देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होता है, 3/2 kBt। ये अभी हम डेराइव करेंगे, चिंता ना करें आप। तो 3/2 kBt क्या है, आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kBt। और ये भी हम डेराइव करेंगे, VRMS प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का अंडर रूट। तो यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है साफ तौर पे कि दस द फास्टर द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, अगर VRMS ज्यादा होगा, गैस के अंदर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगी, तो हायर विल बी देयर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी, हाफ mv स्क्वायर आप कहते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी, एंड हेंस हायर विल बी द टेम्परेचर। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर ज्यादा होना, के भी तो कांस्टेंट है, यानी मोशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है।
यही तो काइनेटिक थ्योरी है। मोशन की वजह से एक्सप्लेनेशन करना, प्रेशर का कर चुके, टेम्परेचर का कर रहे हैं। और हेंस द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। यही चीज हो गई कि टेम्परेचर जो है वो मेजर कर रहा है काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। दिस इज व्हाट वी मीन द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। कुल मिला के ये है कि मोशन की वजह से टेम्परेचर को का रिलेशन निकाल देना, टेम्परेचर निकाल देना, वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दी। इसको और सरल भाषा में मैंने अगली स्लाइड में भी कहा है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आर और वी आर एम एस प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के। अब देखिए, अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर को शून्य कर दें तो ये वी आर एम एस कितना हो जाएगा? जीरो। तो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर वी आर एम एस इज इक्वल टू जीरो। इससे क्या समझे हम कि सो वी कैन डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो, जो हमने पिछले वाले लेक्चर्स में पढ़ा था, पिछले चैप्टर्स में, कि एब्सोल्यूट जीरो, केल्विन स्केल के एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? वहां जहां पर सभी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाता है। तो यहां पे दिखाई पड़ रहा, प्रूफ हो रहा है कि अगर टेम्परेचर शून्य है या वी आर एम एस जीरो है, काइनेटिक थ्योरी लग रही है, मोशन करना बंद कर दे तो उस समय टेम्परेचर एब्सोल्यूट कितना होगा? जीरो। उसी को एब्सोल्यूट जीरो आप बोल रहे हैं, जहां पर मॉलिक्यूलर मोशन पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगा। ये काइनेटिक थ्योरी का इंटरप्रिटेशन है। अब इसको मैंने अपनी भाषा में, हिंदी में भी आपके सामने रखा है, जिससे दिमाग तक लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली बात पहुंचे, केवल करें ही ना, अंदर तक दिखे, तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे, मजा आएगा पढ़ने में और सारे डिफिकल्ट सवाल भी लगाते चले जाएंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स होती है 3/2 kBT और वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। अब देखिए क्या यहां टेम्परेचर, ये देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी और ये टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। टेम्परेचर क्या है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक्स पिछले चैप्टर में पढ़े थे, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल होता है। वो लिंक्ड हो रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल से, यानी एक टेम्परेचर लिंक्ड हो रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? मोशन की वजह से होती है। मोशन का मतलब वेलोसिटी। तो यानी मॉलिक्यूलर मोशन से ये टेम्परेचर रिलेट हो रहा है। यही तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है कि मोशन की वजह से प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी निकालो। तो ये केटीजी का इंटरप्रिटेशन है। ये है काइनेटिक थ्योरी का इंटरप्रिटेशन अबाउट द टेम्परेचर। ये कोर्स में भी है, बड़े शानदार, और मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको बताया। अब हम इसके डेरिवेशन को भी अंजाम देंगे, इन दोनों बातों को, कि कहां से टपक पड़ा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की 3/2 kBT कैसे हो जाती है और वी आर एम एस कैसे रूट टी के प्रोपोर्शनल है। आइए इस बात को देखेंगे। तो मॉलिक्यूलर मोशन से टेम्परेचर बताना, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मामला था। अब डेरिवेशन इसका कर रहे हैं, बात समझ गए, डेराइव करते हैं। अब देखिए, कंसीडर 1 मोल ऑफ ए गैस। हमने गैस का 1 मोल लिया है, उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एम मॉलिक्यूलर मास लिया है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास, जो नॉर्मल सिंबल होते हैं वही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पीवीटी एंड कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है? मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए, डेंसिटी हो जाएगी रो इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि कहानी 1 मोल की है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब अकॉर्डिंग टू केटीजी प्रेशर की वैल्यू निकालो, तो 1/3 रो वी स्क्वायर का बार। तो आप लिख सकते हैं रो की जगह m/v ऊपर दिखाया है, तो 1/3 मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम वी स्क्वायर का बार। अब इसको लिखा जाएगा, इस v को p से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो pv इज इक्वल टू 1/3 mv स्क्वायर का बार। एक कदम और आगे चलते हैं, इसी में थोड़ी तिकड़म कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लाना चाहते हैं, हाफ mv स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो 2/3 हो गया 1/2 mv स्क्वायर का बार। तो बट हाफ mv स्क्वायर का बार इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1 मोल ऑफ द गैस हो गई। तो अब इसे क्या लिख दोगे? पीवी इज इक्वल टू 2/3 इंटू ई। ई क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस, 1 मोल गैस की है। अब आगे चलते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन होती है 1 मोल की, पीवी इज इक्वल टू आरटी 1 मोल के लिए। तो यहां पर पीवी की जगह हम 2/3 ई पुट कर देते हैं। इस पीवी की जगह 2/3 ई पुट कर दिया, बढ़िया। 2/3 ई इज इक्वल टू आर टी। तो ई कितना हो गया?
3/2 RT। ये E क्या था? मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ध्यान रखिएगा, अभी हमको एक मॉलिक्यूल का निकालना है। एक मोल के लिए इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है, ये भी याद करके रख लो, आगे मैंने लिखा भी है। एक मोल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT, एक मोल के लिए। और एक मॉलिक्यूल के लिए निकालोगे तो आप जानते हैं कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? अवोगाद्रो नंबर के बराबर Na मॉलिक्यूल्स हैं इन 1 मोल ऑफ द गैस। इसलिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की निकालनी है, इस E को अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दो, तो E बार लिख दिया। E बार इज इक्वल टू E अपॉन Na। तो ये हो गया 3/2 R अपॉन Na इंटू T, और R अपॉन Na क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो 3/2 kBT हो गया। और ये चीज क्या है? ये एनर्जी है एक मॉलिक्यूल की। तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हो गई 3/2 kBT। यही हमने प्रूफ करना था, पहला हिस्सा प्रूफ हो गया। अभी Vrms इज प्रोपोर्शनल टू √T, ये प्रूफ करना बचा है, आइए कर लेते हैं। तो यहां पर Kb की वैल्यू R/Na थी, जैसे मैंने बताया, और आप इसको लिख पाए। अब एक मोल के लिए मामला जो आया था वो था 1/2 mv² का बार, या 3/2 RT, है ना। अब यहां पर v² के बार को एक तरफ कर लो तो ये 2 से 2 कट गया और ये मास नीचे आ गया, 3RT/m दिख रहा होगा आपको, इसी से ये निकाला है। और यहां पर Vrms, क्योंकि हम जानते हैं Vrms क्या होता है? √v² का बार। ये रिलेशन हम पहले समझा चुके हैं। तो ये इसका आप रूट ले लीजिए, ये रूट ले लिया 3RT/m। अब देखिए Vrms √T के प्रोपोर्शनल है। ये Vrms इज इक्वल टू √3RT/m, यानी Vrms इज प्रोपोर्शनल टू √T। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, आगे इस्तेमाल करेंगे कि Vrms निकालना हो तो √3RT/m कैसे आया? ऐसे आया, ये डेरिवेशन भी हो गया। और यहां पर ये Vrms प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रूट के। तो ये बात भी प्रूफ कर ली, दोनों बातें, कि फॉर्मूला कहां से आया था, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT कैसे होती है, और Vrms √T के प्रोपोर्शनल कैसे होता है। इसको भी सुंदर तरीके से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, वरना PDF के लिए अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और कैसे वहां से PDF लेना है इस वीडियो के शुरू में मैंने बताया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो आपके सवालों में बड़ी कॉन्सेप्चुअल लेवल का पॉइंट की बात कर रहे हैं, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होती है? 3/2 kBT। एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मोल की क्या होती है? 3/2 RT। ये ध्यान रखिएगा, एक मोल की 3/2 RT। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल वो हो जाएगी जो ये लिखी हुई है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT भी होती है, ½ m मतलब मॉलिक्यूलर मास, और Vrms का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों चीजें एक के तो हैं। ½ mv² काइनेटिक एनर्जी, वही 3/2 RT के बराबर है एक मोल के लिए, और एक मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kBT ऊपर लिखा हुआ है। तो ये चीजें आप ध्यान रखें और नोट कर लीजिए, जैसे कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब कुछ और बड़ी शानदार इंपॉर्टेंट बात, वरना गड़बड़ हो जाएगी। जैसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो पर मॉलिक्यूल होती है, जो हमने अभी डेराइव की है, उसकी वैल्यू होती है 3/2 kBT, अभी डेराइव की थी। अब ये जो होती है ना, इज सेम फॉर ऑल गैसेस, वेदर दे आर मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक। ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है, ये सभी गैसेस के लिए सेम होती है, कांस्टेंट होती है, डिपेंड करती है मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, 3/2 kBT। तो यहां देखिए, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड इनडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ गैस। किस तरह का गैस लिए हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। लेकिन जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस होती है, इंटरनल एनर्जी जो ये तो E इज इक्वल टू 3/2 kBT क्या, ये डिनोट करती है ट्रांसलेशनल पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी गैस की, उसमें ट्रांसलेशनल के अलावा रोटेशनल, वाइब्रेशनल और भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, इसलिए यू सबका सेम नहीं होता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल सेम होगी, लेकिन यू सबका सेम नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर अदर डिग्री ऑफ फ्रीडम, अभी हम समझेंगे कि वो वाइब्रेशनल या रोटेशनल भी ऐड हो जाएंगे। यानी नोट, टोटल इंटरनल एनर्जी यू मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक या पॉलीएटॉमिक के लिए अलग अलग होगी। यू अलग अलग होगी, लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल सेम होगी, ठीक। ये क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है
हो सकता है 99% आपके स्कूल के टीचर या बाकी लोग जो पढ़ा रहे हैं इस पे प्रकाश न डालें या आपको क्लैरिटी ना दें, तो वो भी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज और अच्छे सवाल लगा नहीं पाएंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल लेवल पर आप मिसमैच कर गए हैं। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, इस सवाल को साथ में लेते हैं। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ए गैस एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और मास पर मॉलिक्यूल भी दे रखा है गैस का। अब देखिए क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकाल लो क्योंकि सारी कहानी तो यहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फॉर्म में कर रहे हैं हम लोग। तो 127 प्लस 2, ये 127 दिया था यहाँ, इसमें 273 जोड़ दिया तो करीब करीब 400 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर आ गया। एक मॉलिक्यूल का मास भी दे रखा था तो 6.4 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम बना। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होती है, वो तो भैया हाफ mv स्क्वायर आरएमएस का स्क्वायर या 3/2 केवीटी होती है। हम जानते हैं एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एक मॉलिक्यूल का मास इंटू वी आरएमएस का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3/2 केवीटी हम निकाले बैठे थे। तो ये 3/2 हो गया, केबी की वैल्यू जो दे रखी है वहां लिख दी, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर 400। अब इसको आपने सॉल्व कर लिया, 8.28 इंटू 10⁻⁻21 जूल आ गया। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की इतनी आ गई, कोई दिक्कत नहीं, पहला पार्ट हो गया है। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हम निकाल चुके हैं। अब पूछा आरएमएस वेलोसिटी निकालिए। अब ये इसी को इससे इक्वेट कर दो, आरएमएस निकल आएगा वी आरएमएस। तो देखिए हाफ एम वी आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू दिख ही रही है, तो वी आरएमएस की वैल्यू कितनी हो गई, 2 से यहां मल्टीप्लाई, एम से डिवाइड और रूट ले लीजिए। बड़ा सिंपल, मास रख दो नीचे, ये मास की वैल्यू नीचे रख दी। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.608 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। तो देखिए एक बिल्कुल ठीक ठाक सा सवाल जो आपके एग्जाम में आता है, आप कितनी तरीके और सरलता से कर पाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आया क्लैरिटी के साथ। इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके, उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। चलते हैं एक कदम आगे। अब देखिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड की बात करते हैं। आपको बताया था कि वी आरएमएस का जो ये फॉर्मूला बार बार क्यों लिख रहे हैं कि कभी कभी डिस्क्रीट वैल्यू, अलग अलग वैल्यू दे देते हैं V1 V2 की, तो इस फॉर्मूले से वी आरएमएस निकाल पाओगे आप। दूसरी बात, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने किया था पीछे, √3RT/m। इसी से आर वगैरह को चेंज करके, आर को केबी के फॉर्म में लिखकर, क्योंकि आप जानते हैं KB = R/NA, तो उस तरीके से लिखकर आप 3 kBT/m ले सकते हैं। तो ये जो वी आरएमएस की वैल्यू है वो √3 kBT/m, ये एक मॉलिक्यूल का मास है और ये मॉलिक्यूलर मास है, और यहां पर √3 PV/m है। ये सब कोरिलेटेड है। PV = RT होता तो RT की जगह PV लिख दिया है, और इसी R की जगह आप रिप्लेस कर दो KB × NA, तो ये वैल्यू बन जाएगी उससे। ठीक है, तो ये यहां पर आप ये देख पाए कि वी आरएमएस क्या होता है, √T के प्रोपोर्शनल है, साथ में वी आरएमएस मॉलिक्यूल्स के रेसिप्रोकल है 1/√m के। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, जगह जगह इस्तेमाल होती हैं, तो उसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो वी आरएमएस भी हम समझ गए कि उसका फॉर्मूला वगैरह डिफरेंट चीजों में कैसे होता है। अब देखिए एक सवाल और लेते हैं। कैलकुलेट द आरएमएस वेलोसिटी of oxygen molecules at STP. The molecular weight of oxygen is 32. STP पे हमको VRMS निकालना है ऑक्सीजन का। तो VRMS STP का मतलब क्या हुआ, प्रेशर 1 atm, मतलब 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मॉलिक्यूलर मास हो गया ऑक्सीजन का 32 ग्राम। तो इसको केजी में चेंज कर लो, 32 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। अब V क्या है, मोलर मास एट STP, वो मोलर वॉल्यूम, ये मास लिख दिया है, मोलर वॉल्यूम है ये। मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होता है, 22.4 लीटर, ये तो आप जानते ही हैं। तो 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब में चेंज कर लिया। अब वी आरएमएस की वैल्यू होती है, जो 3 फॉर्मूले लिखे थे उनमें से एक, √3 PV/m। अब सारी वैल्यू रखो, वी आरएमएस घर ले जाओ। तो ये देखिए √ रखा 3, प्रेशर यहां से एटीएम वाला, वॉल्यूम ये रखा 22.4 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूलर m जो था 32 इंटू 10⁻³। अब ये वैल्यू हो गई 461.23 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका देखिए आंसर आ गया। सो सिंपल, बस लॉजिक क्लियर हो, देखिए 4-6 लाइन लिखी, आंसर बाहर। और आप भी ऐसा कर लेंगे, बस शर्तें सही से समझें और उसके बाद सवालों की प्रैक्टिस करें,
है ना? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लें पॉज करके, मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। आगे चलते हैं, एक और सवाल लेते हैं। लिखा है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स इज डबल इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर ऑफ द गैस रिमेनिंग द सेम। अब देखिए यहां क्या बोला है, मान लीजिए T डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम आपका जो आरएमएस वेलोसिटी है VT, वो डबल हो जाती है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से। जो इन्होंने बोला था कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वेलोसिटी थी किस टेम्परेचर पे, तो T टेम्परेचर पे डबल हो रही है। हम जानते हैं कि V RMS प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ये हम समझ चुके हैं। तो VT अपॉन V27 ले लो अगर दोनों का रेशियो, तो ये वैल्यू हो गई अंडर रूट 273 प्लस T, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं, और 273 प्लस 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू हो गई अंडर रूट 273 प्लस T अपॉन 300। और ये VT अपॉन V27 क्या है, VT अपॉन V27 2 के बराबर है क्योंकि डबल हो रही है वेलोसिटी। तो 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 273 प्लस T अपॉन 300, यानी रूट का स्क्वायर कर दो तो 273 T अपॉन 300 इज इक्वल टू 4। तो T की वैल्यू हो गई यहां पर 300 से मल्टीप्लाई 1200 माइनस 273, यानी 927 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका VRMS जो 27 डिग्री पर था वो डबल हो जाएगा उससे वेलोसिटी से। तो इसको भी आप प्यार से नोट कर लीजिए, बिल्कुल आसानी से आप नोट कर पाए होंगे। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात शुरू करते हैं कि आखिर गैसेस के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। दो तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। एक तो हम बोलते हैं कि गैसेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, एक गैस का जो मॉलिक्यूल होता है उसका पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए जितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स लगते हैं उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। या फिर हम कहते हैं कि जो गैस का मॉलिक्यूल है या एटम है वो जितने इंडिपेंडेंट तरीके से एनर्जी पोजेस करता है वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। बहुत ज्यादा जोर मत दीजिएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एग्जैक्टली विजुलाइज करने का थोड़ा मुश्किल होगा, अभी थोड़ी समझ लीजिए फिर कर पाएंगे आप। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया कि मान लीजिए जैसे एक मॉलिक्यूल है, ऐसे बना हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल की इसकी पोजीशन बताने के लिए कि भाई ये कहां कहां है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितने लगे उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, या जिस इंडिपेंडेंट तरीके से वो मोशन कर रहा है, यानी कितने इंडिपेंडेंट तरीके से एनर्जी पोजेस कर सकता है, मतलब कितने इंडिपेंडेंट तरीके से वो मोशन कर रहा है, उसको भी डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो ये पूछा जाए तो ये लिख दीजिएगा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का एक फॉर्मूला पकड़ लेते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला है द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। F है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n माइनस के। n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, किसी सिस्टम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, और k होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन द पार्टिकल। k क्या होगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस, इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल। समझने के लिए जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल है, 2 एटम है उसके अंदर, तो इसमें देखिए 2 पार्टिकल हैं, तो n की जगह हमने 2 पुट कर दिया, और साथ में एक रिलेशन है कि भाई इतने डिस्टेंस पर इसको रहना ही है, इससे कम ज्यादा नहीं करना है। तो यहां पर ये रिलेशन कितना हो गया, k की वैल्यू इंडिपेंडेंट रिलेशन 1। तो ये 3 इंटू 2 यानी 6 माइनस 1 दैट इज 5 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ऐसे ही समझ लीजिए सिंपल, 3 एटम है, तो 3 एटम में कितने एटम हो गए, 3, तो नंबर ऑफ पार्टिकल n कितने थे, 3, और कितनी इसकी रिलेशनशिप्स है, पहले दूसरी तीसरी, 3 इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स है, तो ये 3 घटा दीजिए, ये k की वैल्यू हो गई, तो 9 में से 3 गया, 6 आ गया, यानी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो गई। अभी हम समझेंगे कि इस डिग्री ऑफ फ्रीडम का कितना ज्यादा हमारे लिए काम होने वाला है। अच्छा, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, एक एक करके मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक के लिए हम लोग बातचीत करेंगे कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, और उससे जुड़े हम डिफरेंट एनर्जीज को भी निकालेंगे, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मोशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम मोशन वाला ही मामला है, उससे एनर्जी भी निकालते हैं, वही कर रहे हैं कांड यहां पर। कितना मजेदार है ये। तो मोनो एटॉमिक गैस का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे नियॉन, हीलियम, आर्गन, ये सब मोनो एटॉमिक गैसेस हैं जिसके अंदर केवल एक एटम पाया जाता है।
अब यहां F की वैल्यू जैसे मैं समझा चुका था, एक ही एटम है, सिंगल एटम, तो N की जगह 1 रख देंगे और अकेले एटम का अकेले आदमी का किसी से रिश्ता ही क्या होता है, तो यहां हो गया 3 इंटू 1 - 0, यानी वैल्यू आ गई 3। यहां पर देखिए सिंगल एटम है और ये एटम XYZ की बात कर रहे हैं, तो कितने तरीके से मोशन कर सकते, मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और तीन तीन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा अकेला बंदा है, ये एक्स डायरेक्शन में चल सकता है, यहां मोशन कर सकता है, वाई में मोशन कर सकता है, जेड में, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो ट्रांसलेशनल मोशन 3 इंडिपेंडेंट तरीके से ये कर सकता है, इसलिए इसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। ये समझाया है मैंने, ये निकाला है मैंने। तो एक मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और तीनों ट्रांसलेशनल होती है, यानी ये एटम ऐसे चलेगा, ट्रांसलेशन मतलब चलना, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ट्रांसलेटरी मोशन तो आप चैप्टर 1-2 में ही समझ चुके थे अगर याद हो तो। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस के लिए। तो डायटोमिक गैस वो होती हैं जिनके अंदर 2 एटम होते हैं, जैसे H2N2 ऑक्सीजन, O2 मतलब 2 एटम कंटेन करती हैं। तो F की वैल्यू N हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल 2, तो 3 इंटू 2, और कितना रिलेशन हो गया आपस में 1, तो ये वैल्यू हो गई 5। 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक की कितनी हो गई 5, और जिसमें 3 ट्रांसलेशनल होती है, 2 रोटेशनल होती है। ये देखिए, मान लीजिए ऐसे, ये थोड़ा समझा देते हैं जैसे मजा आ जाए आपको। ये मान लीजिए एक यहां पर एटम है, एक यहां पर एटम है, तो ये XYZ आपकी तरफ कर देते हैं। 3 तो दिशाएं पकड़ ही लेगा, तो 3 तो ट्रांसलेशनल हो गई। साथ में ये जो मॉलिक्यूल है ये ऐसे घूम भी सकता है, तो एक रोटेशनल ये हो गई, और ऐसे भी घूम सकता है, दोनों एक्सेस के अराउंड ले रहे हैं, 2 रोटेशनल, और ये तीसरी ऐसे घूम सकता है, लेकिन इस समय इसका आई बहुत छोटा होगा, तो रोटेशनल एनर्जी आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जो है वो रोटेशन की वजह से इसका ये जो एनर्जी है इस एक्सेस के दौरान वो नेग्लिजिबल होती है, इसलिए छोड़ देते हैं। तो एक ये पकड़ते हैं और एक ये पकड़ते हैं, ठीक। तो ये इन दोनों की वजह से 2 रोटेशनल मोशन की बात आपके सामने आती है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 5, और थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, डायग्राम भी बनाया किताब में, लेकिन किताब में उतना समझ में कम आता है जैसे मैंने समझाया। तो 5 में से 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल हो गई साहब, ये डायटोमिक की बात हो गई। अब हम लोग, और अगर ये देखिए, जब हाई टेम्परेचर पे आप चले जाते हैं तो हमेशा वाइब्रेशनल मोड भी जुड़ जाता है, और वाइब्रेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जुड़ेगी वो हमेशा 2 जुड़ती है, जोड़े में जुड़ती है ना, सिंगल नहीं जुड़ती। तो जैसे ये 2 मॉलिक्यूल्स थे, ये आपस में ऐसे वाइब्रेट करने लगेंगे, ऐसे ऐसे ज्यादा टेम्परेचर पे। तो जब ज्यादा टेम्परेचर की बात करोगे, करीबन 5000 केल्विन के ऊपर, तो वाइब्रेशनल मोड और जुड़ जाएगा, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल की, तो 5 में 2 जोड़ दोगे 7 हो जाएगी। और नॉर्मल या मॉडरेट टेम्परेचर पे इतनी ही। जहां जहां आप हाई टेम्परेचर करोगे 5000 केल्विन के ऊपर या ज्यादा, वहां वाइब्रेशनल मोड आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ये आप समझ गए होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक गैस। अब देखिए ट्राई एटॉमिक की बात करते हैं, और ट्राई एटॉमिक पे हमने लिया लीनियर गैस, सीधी रेखा में इस तरह से 3 एटम लगे हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CH2SCN, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब देखिए यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए N हो गए 3 पार्ट के लिए, 1 2 3, तो ये 3 हो गया। और कितने रिलेशन है, 1 रिलेशन 2 रिलेशन, इंडिपेंडेंट रिलेशन, तो 3 इंटू 3 माइनस 2, यानी 9 में से 2 गया, आ गया 7। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर ट्राइटोमिक, 3 एटम लेकिन लीनियर, इसकी वैल्यू हो जाती है 7, और इसमें 3 ट्रांसलेशनल हो गई, 2 रोटेशनल हो गई, और 2 वाइब्रेशनल हो गई हाई टेम्परेचर पर। तो ये आपका लीनियर जो ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है लीनियर, उसके लिए बातचीत हो गई। अब अगली बात करते हैं ट्राइटोमिक नॉन लीनियर, जो सीधी रेखा में ना हो। ये मान लीजिए 3 इस तरीके से हैं, तो यहां पर SO2 H2S ऐसे होते हैं, तो N की वैल्यू तो यहां 3 ही रही, लेकिन K की वैल्यू K की बात करें तो 3 यहां पे रिलेशन आ गए, तो 3 घटाओगे 6 बचेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो गई, जिसमें से 3 ट्रांसलेशनल है और 3 रोटेशनल है एट मॉडरेट टेम्परेचर पे। और जो वाइब्रेशनल जोड़ोगे हाई टेम्परेचर तो जोड़ना पड़ेगा। रोटेशन कैसे हो सकता है, ये एक फोटो बनी है, आप समझ लीजिएगा। इस एक्सेस के अराउंड घूम सकता है, ये XYZ कोई भी मान लीजिए, इस एक्सेस की तरफ आप घुमाओगे तो 3 ये रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, तो टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी
ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए इसको पकड़ के रखिए, समझा रहे हैं बड़े प्यार से आपको। आगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी का जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि इन इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टेम्परेचर सेम होना, ये पढ़ चुके हैं हम पिछले चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में। द एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो डिग्री ऑफ, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में सेम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और वो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, हाफ केवीटी। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी मिलेगी, हाफ केवीटी। और जितने ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम उतनी एनर्जी इतने गुना बढ़ाते चले जाइए आप। तो केवीटी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, इसका स्टेटमेंट ही हमारे कोर्स में है। तो ये स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, पहली वाली बात, और ये फॉर्मूला नुमा, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ केवीटी एनर्जी मिलने वाली है। अब स्पेसिफिक हीट निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे। एप्लीकेशन इसका कि मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए क्या क्या स्पेसिफिक हीट निकलने वाली है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, जो मोनो एटॉमिक गैस की स्पेसिफिक हीट्स क्या होंगी। तो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, हम देख चुके हैं अभी। टोटल इंटरनल एनर्जी भी प्रूव करेंगे, 1 मोल के लिए आ जाएगी 3/2 RT। 1 मोल गैस के लिए टोटल इंटरनल एनर्जी 3/2 RT। और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम 3/2 R आ जाएगा, CV जिसे बोल रहे हो। मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे CP 5/2 R। और गामा की बात करें, स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा CP/CV, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 1.66। ये कैसे आया है मैं ये भी लगे हाथ आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर क्या हुआ, इन मोनोएटॉमिक गैसेस देयर आर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक गैस में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो एवरेज एनर्जी है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम वो हाफ केवीटी है। वो हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की कितनी हो गई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 केवीटी। अब देखिए देन टोटल इंटरनल एनर्जी 1 मोल की, ये तो जो निकली थी वो 1 मॉलिक्यूल की थी। तो 1 मोल के लिए एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो U की वैल्यू 3/2, ये इस वैल्यू को एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब KB इंटू Na होता है R। ये देखिए KB इक्वल टू R/Na। तो KB इंटू Na करोगे तो R के बराबर। तो ये जो टोटल इंटरनल एनर्जी है 1 मोल के लिए वो 3/2 RT हो गई। ये सारे डेरिवेशन जो हमने पहले पन्ने पे आपको पिछली स्लाइड में दिखाए थे। अब हम मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम मोनोएटॉमिक के लिए। तो du/dt होती है। तो इसको क्या करो, du/dt इसको डिफरेंशिएट कर दो, 1 मोल के लिए है ही ये। तो ये वैल्यू आ गई d/dt 3/2 RT। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, T का डिफरेंशिएशन 1 होता है और R और 3/2 R तो कांस्टेंट है। ये 3/2 R वैल्यू आ गई CV की। अब आप मेयर्स रिलेशन से जानते हो, CP - CV इज इक्वल टू R। ये मेयर्स रिलेशन था। तो CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CV + R। तो ये CV में 3/2 R में R जोड़ दीजिए, तो 5/2 R हो गई आपकी। क्या वैल्यू आ गई, CP की वैल्यू 5/2 R आ गई। अब इसका रेशियो ले लो गामा, दैट इज CP/CV 5/2 R 3/2 R, 5/3 यानी 1.67 वैल्यू आ गई गामा। तो जो वैल्यूज मैंने बताई थी ये याद भी कर लेनी है आपको, जो पिछली स्लाइड थी। साथ में कैसे निकली है ये मैंने आपको यहां समझा दिया। ये इसका एप्लीकेशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, कह लीजिए, है ना, सारी चीज काइनेटिक थ्योरी में। अच्छा, अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैस। अब वही चीजें चलती रहेंगी उसी तर्ज पर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है डायटोमिक के लिए, 5। टोटल इंटरनल एनर्जी 1 मोल के लिए 5/2 RT। CV कितनी है, 5/2 R। CP कितना है, एक R जोड़ देते हैं, 7/2 R। और गामा कितना है, 1.4 CP/CV। ये कैसे निकला है अभी दिखा देते हैं उसी तरीके से, तेजी से समझ लेंगे। अब इन डायटोमिक गैस 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ केवीटी की एनर्जी। तो टोटल पर मॉलिक्यूल एनर्जी कितनी हो गई, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/2 केवीटी। 1 मोल के लिए एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/2 RT हम समझ चुके थे। अब हमें CV चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे 5/2 RT को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये वैल्यू मिल जाएगी 5/2 R।
ये बात पिछली समझ चुके थे। अब 5/2r मिल गई। अब Cp निकालना है तो Cv प्लस r होता है, तो ये Cp की वैल्यू हो गई Cv 5/2r प्लस r, तो 7/2r हो गया। ये क्या हो गया? Cp की वैल्यू हो गई 7/2r। अब गामा निकालने गए तो Cp अपॉन Cv 7/2r अपॉन 5/2r विच इज 7/5 यानी 1.4। ये आपका यहां पर गामा आ गया। तो डायटोमिक गैस के लिए सारे डेरिवेशन यहां कंप्लीट हो गए, वैसे ही हैं जैसे पिछले मोनोएटॉमिक के लिए किए थे। अब अगला कदम बढ़ाते हैं, अब नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक की बात करते हैं। नॉन लीनियर, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6 नॉन लीनियर के लिए। इंटरनल एनर्जी एक मोल की 3 RT, अभी वैसे ही निकाल के दिखा देंगे आपको। और ये मोलर Cv की वैल्यू आ गई 3R और Cp की वैल्यू आ गई 5R, है ना? ये वैल्यू Cp आ गई 5R। अब ये आगे चलते हैं, गामा हो गई Cp अपॉन Cv और ये वैल्यू हो गई 1.33। ये वैल्यू यहाँ पे बन गई, 5/3 करोगे तो 1/33 का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इन ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स 6 वैल्यू लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाफ बाई केविटी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 6, तो 6/2, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 आ गई केविटी। 1 मोल के लिए Na से मल्टीप्लाई कर दिया 3RT हो गया। अब यहाँ पर Cv की वैल्यू du अपॉन dt, तो 3RT वैल्यू यहाँ 3R हो गई। अब इसी तरीके से आप Cv निकल आई तो Cp निकाल लेते हैं, तो इसमें R जोड़ोगे विच इज 4R। पीछे मेरे ख्याल से गलती से इसको मैंने Cp को शायद 5R लिख दिया है, तो मैं इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर देता हूं, नहीं तो ये मुझे, इसको आप 4 लिखिए क्योंकि Cp माइनस Cv R के बराबर होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4, है ना? अब ये वैल्यू आप समझ चुके थे। अब यहां तक हम लोग पहुंच गए Cp निकालने में कि Cp की वैल्यू है 4R के बराबर। अब इसका ले लीजिए रेशियो, गामा Cp अपॉन Cv 4R अपॉन 3R विच इज 1.33 गामा निकल आया। तो ये जो गैस है ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, नॉन लीनियर का मतलब आप समझ रहे हैं, इस तरीके से जो डायग्राम बनाया गया था, ये ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर। अब हम बात करते हैं लीनियर, एक सीधी रेखा में 3 मॉलिक्यूल आ जावे तो उसकी स्थिति क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है, टोटल इंटरनल एनर्जी 7/2RT है, Cv 7/2R है और Cp 9/2R है और ये गामा 1.28 है। इसका डेरिवेशन उसी तरह आप कर लीजिएगा क्योंकि सेम चीज रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये डिग्री जो लीनियर होते हैं उनकी कहानी इस तरह आ जाएगी। अब एक इन जनरल हम फॉर्मूला बना लेते हैं, ध्यान रखिएगा ये विदाउट वाइब्रेशनल मोड है, वाइब्रेशन होंगे तो ऐड करने पड़ेंगे। नॉर्मली आपके केस में 99% वाइब्रेशन वाले सवाल कम आते हैं या नहीं आते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई F, तो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी याद कर लीजिए? F/2 kBT। ये हो गई एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल F/2 RT, है ना? और ये हो गई Cv की वैल्यू F/2 R के बराबर और Cp की वैल्यू हो गई F/2 + 1 × R और गामा हो गया 1 + 2/F। ठीक, ये वैल्यू यहां पर आपके निकल आती है और इसको आप याद रखिए अपना बढ़िया। उम्मीद करता हूं ये आपको चार्ट मदद करेगा। अब देखिए क्या है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट STP। ऑक्सीजन का 1 ग्राम का हम इंटरनल एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो ऑक्सीजन है डायटोमिक गैस, O2 होता है, तो यहां पर एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 5/2RT 1 मोल के लिए। हेंस क्योंकि 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसलिए 5/2 लिखा है। हेंस एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो 1 मोल के लिए था, इसको आप 32 से डिवाइड कर दीजिए, 32 ग्राम का 1 मोल, तो 1/32 5/2RT और ये वैल्यू हो गई 5/64 RT यानी 8.31 × 273 और ये वैल्यू 177.2 जूल आपका आंसर आ गया। तो यहां पर आप देख पाए कि इंटरनल एनर्जी 1 ग्राम ऑक्सीजन की STP पर इतनी मिल जाएगी। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट पॉज करके ले सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल करते हैं NCERT का। A cylinder of fixed capacity 44.8 लीटर contains helium gas जो कि मोनोएटॉमिक है at standard temperature and pressure. What is the amount of heat needed to raise the temperature of the gas in the cylinder by 15 degree centigrade?
सिलेंडर के अंदर 15 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, कितना हीट हमें सप्लाई करना पड़ेगा? तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज डेल्टा टी टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि एक सिलेंडर के अंदर है तो वॉल्यूम तो बढ़ नहीं सकता, जितना वॉल्यूम है उतना ही रहेगा। वो हीट होती है एनसीवी इंटू डेल्टा टी। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ चुके थे कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एन है नंबर ऑफ मोल, सीवी जान ही रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। हीलियम मोनोएटॉमिक है तो सीवी की वैल्यू हो जाएगी 3/2 r, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी 3 है तो 3/2 r। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 40, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, 44.8 लीटर की गैस थी, 22.2 लीटर से डिवाइड मारा, 2 मोल आपकी कहानी आ गई। तो क्यू कितना हो गया, 2 मोल इंटू सीवी 3/2 r इंटू 15 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस, इसको कैलकुलेट किया 45 r आ रहा है। तो 45 इंटू 8.31 यानी 374 जूल आपका ये आंसर आ गया कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितना हीट दोगे, 374 जूल। इसको भी पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप ये समझ पाए होंगे। अब अगला एक टॉपिक जो इसका मोटे तौर पे अंतिम टॉपिक है, मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है कि आप जानते हैं किसी भी गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब मूव करते हैं तो टकराते हैं दूसरे मॉलिक्यूल से और टकरा टकरा के आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये मॉलिक्यूल यहां से चला, एक दूसरे से टकराया, रैंडम टकरा होती है रैंडम मोशन, फिर टकरा के इधर, फिर टकरा के इधर, फिर टकरा के इधर, फिर टकरा के इधर, फिर टकरा के, ऐसे ऐसे चल रहा है। मान लीजिए इन 2 टक्करों के बीच का डिस्टेंस है λ1, तो हर टक्कर के बीच में अलग अलग लैम्डा होगा, कोई जरूरी थोड़ी है टक्कर कब हो रही मालूम नहीं। तो इन सब का जो डिस्टेंसेस हैं टक्करों के बीच का, अगर हम मीन ले लें तो उसी का हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द 2 सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल 2 लगातार टक्करों के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस चलता है उसे हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ, क्योंकि उतनी देर वो फ्री रहता है। और मीन लिया है तो मीन फ्री पाथ ये यहां लिखा हुआ है। और ये लैम्डा बार से मीन फ्री पाथ को आप शो कर रहे हैं, सारे लैम्डा को जोड़कर टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर दीजिए तो मीन फ्री पाथ निकल आएगा। ये मीन फ्री पाथ का आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब कुछ फॉर्मूले यहां याद कर लीजिए, उसके आगे डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे। देखिए एवरेज स्पीड हम ले लेते हैं एक मॉलिक्यूल की v बार। अब टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का भी वही मतलब होता है कि एवरेज टाइम टेकन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स, 2 लगातार टक्करों के बीच में लगने वाला एवरेज टाइम, क्योंकि उस टाइम में टक्कर नहीं हो रही तो वो रिलैक्स है, तो रिलैक्सेशन टाइम। मान लीजिए एक में τ1 लगा, एक में τ2 लगा, भाई टक्करें होंगी तो एक में τ1 τ2 τ3 τ4 सबको जोड़कर नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड मार दीजिए तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकल आएगा। तो टाउ की वैल्यू होती है 1/n पाई v बार इंटू डी स्क्वायर। डी होता है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल और n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम और टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। इन फार्मूलों को जरूर दिमाग में रखिएगा, सवाल निकालते वक्त ये मदद कर सकते हैं। अब क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, 2 लगातार टक्करों के बीच में एवरेज डिस्टेंस क्या होगा, तो एवरेज स्पीड को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम कर दोगे तो एल आ जाएगा 1/n पाई डी स्क्वायर। अब क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला पकड़े हैं उसमें हम ये मानते हैं, ये मान के किया गया है कि जब ये मॉलिक्यूल चल रहा था तो बाकी मॉलिक्यूल रुके हुए थे। असल में तो ऐसा होता नहीं, सब चल रहे होते हैं, इसलिए इसका रिफाइंड रूप ये आ जाता है L = 1/√2 n पाई डी स्क्वायर। ये डेरिवेशन हमें नहीं करना, याद कर लेना, इसका कर देंगे हम लोग। तो ये √2 क्यों लग गया है नीचे, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल चल रहे हैं और हम डेरिवेशन में भी मानेंगे कि ये अगर एक मॉलिक्यूल ए चल रहा है तो बाकी लोग रुके हुए हैं। असल में ऐसा होता नहीं, सभी चल रहे होते हैं। तो ये आपका आ गया एल, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। उम्मीद है ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ, इनके लिए कुछ एजम्पशन करते हैं हम लोग मीन फ्री पाथ निकालने के लिए।
ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज ए स्फीयर ऑफ डायमीटर डी। हर मॉलिक्यूल जो है उसका डायमीटर डी ही है, हर मॉलिक्यूल का। और जिस ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एक्सेप्ट द मॉलिक्यूल ए, ये जो मॉलिक्यूल पकड़ा है यही मोशन कर रहा है, बाकी लोग रेस्ट में हैं। ये दो एजम्पशन मान के हम डेरिवेशन करेंगे। ये रियल फॉर्मूला है, ये इस यहां से नहीं निकलेगा √2। यहां पर अगर बातचीत की जाए सब लोग रुके हुए हैं, ए चल रहा है केवल, तो √2 नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूला कब का है? जब ए भी चल रहा है और बाकी लोग भी चल रहे हैं, क्योंकि असली फॉर्मूला यही आता है। आइए देखते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे आया मीन फ्री पाथ। तो यहां पे सपोज द मॉलिक्यूल ए हैज एवरेज स्पीड v बार। ये जो मॉलिक्यूल ए है इसकी आगे बढ़ने की रफ्तार है v बार। इट विल कोलाइड विथ ऑल दोज मॉलिक्यूल्स, ये सभी उन मॉलिक्यूल से टक्कर खाएगा जिन मॉलिक्यूल का सेंटर इसकी एक्सेस या इसके सेंटर से d से कम है। यानी जो डायमीटर था इसका ये d, इससे जिसका भी सेंटर इससे इस d डिस्टेंस से कम पर है वो इससे टकरा जाएगा, क्योंकि भाई ये खुद ही d/2 पकड़े, ये भी d/2 पकड़े, तो टक्कर होनी पक्का है। आप समझ गए? तो इट विल कोलाइड विल ऑल दोज मॉलिक्यूल्स हुज सेंटर लाई विद इन ए डिस्टेंस d फ्रॉम इट्स पाथ। ये d से जो d से कम होगा उसके अंदर सेंटर होगा, उन सबसे टक्कर खाएगा ये। अच्छा, इन डेल्टा टी टाइम के अंदर इट विल कोलाइड ऑल ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स इन द सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम पाई डी स्क्वायर वी बार इंटू डेल्टा टी। ये बात समझ में आती है क्यों? क्योंकि जब ये वी बार से आगे चल रहा है तो डेल्टा टी टाइम में कितनों से टक्कर खाएगा? तो डेल्टा टी टाइम में ये चला कितना है? वी बार इंटू डेल्टा टी, और एरिया इसका कितना है? देखिए पाई डी स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना था? वी बार इंटू डेल्टा टी। तो ये वॉल्यूम हो गया, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो पाई डी स्क्वायर वी बार इंटू डेल्टा टी, ये जो चले हैं वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल मिलेंगे सबसे टकरा जाएगा, है ना? बात समझ में आई होगी। पाई डी स्क्वायर वी बार टी कहां से आया? पाई डी स्क्वायर इसका एरिया है और वी बार इंटू डेल्टा टी जो डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है, यानी टोटल वॉल्यूम के अंदर जितने मॉलिक्यूल से सबसे टक्कर खाएगा। लेट एन बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लेते हैं स्मॉल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है पर यूनिट वॉल्यूम। तो इतने वॉल्यूम में नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हो गए? भाई सिंपल सी बात है, इस वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक वॉल्यूम में n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक वॉल्यूम में। तो इतने वॉल्यूम में कितने हैं? n से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने कोलिजन हो रहे हैं। ये क्या है? उतनी टक्करें हो रही हैं जितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं आपको। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये वगैरह वगैरह लिखा है, नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड बाय द मॉलिक्यूल ए इन डेल्टा टी टाइम। अब मीन फ्री पाथ, ये तो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं। मीन फ्री पाथ क्या होता है? लैम्डा बार, जितने डिस्टेंस को कवर किया गया है नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर दिया जाए। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है? वी बार इंटू डेल्टा टी, और कितने कोलिजन हुए ये लिखे हुए हैं, पाई डी स्क्वायर वी बार डेल्टा टी एन। काट पीट डालो, ये वी बार और डेल्टा टी निपट गया, ये आ गया 1/n पाई डी स्क्वायर। कितने आराम से, बहुत सरल है, थोड़ा सा प्यार से देख लीजिए, इतना सरल बता रहे हैं, इतनी मेहनत करके बनाया है जिससे कोई कंफ्यूजन, जहां कंफ्यूजन है वहां मैंने समझ बूझ के सेंटेंस ऐड किए हैं या चीजें ऐड की हैं। अब देखिए क्या है कि इन दी अबव डेरिवेशन हमने ये पकड़ रखा था कि केवल ए चल रहा है, बाकी लोग रेस्ट पर हैं, तो ये फॉर्मूला निकला। असल में ऐसा नहीं होता, सभी चल रहे होते, तो उस दशा में एक √2 फैक्टर और इसके अंदर आ जाता है। तो हमारा असली फॉर्मूला जब सब चल रहे हैं, लैम्डा बार या मीन फ्री पाथ क्या आया? 1/√2 n पाई डी स्क्वायर। एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पाई आप पहचानते हो, डी है डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। पकड़े रहिएगा, ये फॉर्मूला आप पकड़ लीजिए। अब कुछ बातें इसके और करते हैं, जो लैम्डा बार आप निकाल चुके हो। अब देखिए, इफ m इज द मास ऑफ द ईच मॉलिक्यूल, स्मॉल m मान लीजिए एक मॉलिक्यूल का मास है, देन द डेंसिटी ऑफ द गैस, तो डेंसिटी ऑफ द गैस हो जाएगी m इंटू n। भाई यूनिट वॉल्यूम में n नंबर थे मॉलिक्यूल्स, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ गया? m इंटू n, और वॉल्यूम तो 1 ही है, तो मास अपॉन डेंसिटी d इज इक्वल टू m बाई v में v 1 हो गया वॉल्यूम और m हो गया m इंटू n टोटल मास। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? रो अपॉन m। ये n क्या चीज है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा, रो अपॉन m।
अब यहां पर ये जो n की वैल्यू है ये पुट कर दीजिए रो बाई एम, खेल खत्म। तो ये लेमडा बार हो गया, रो बाई एम पुट कर, रो नीचे एम ऊपर, रो लेमडा बार इज टू एम अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर इंटू रो। एक फॉर्मूला ये बन गया, इसको भी ध्यान रखिए, इसको भी ध्यान रखिए। एक तीसरा और निकाल रहे हैं, उसको भी ध्यान रखिए। फॉर 1 मोल ऑफ द गैस पीवी इज इक्वल टू आर टी होता है 1 मोल के लिए। अब P इज इक्वल टू आर टी बाई वी, ऊपर और नीचे Na से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया वोगाद्रो नंबर से, तो R अपॉन Na हो जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और Na अपॉन V आपका हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। ये मोल ना समझ लेना, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है, अवोगाद्रो नंबर से को आपने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर है वो है ये स्मॉल n इज इक्वल टू कैप Na अपॉन वी। ये नंबर ऑफ मोल ना समझ लेना स्मॉल n को, ऐसा कंफ्यूजन बच्चे करते हैं, ठीक से नहीं पढ़े रहते। तो ये n की वैल्यू यहां हो गई P अपॉन KBT। अब ये n की वैल्यू यहां फिर पुट कर दो KB अपॉन T के फॉर्म में, तो फॉर्मूला लेमडा बार हो गया, यहां पुट कर दोगे P अपॉन KBT, KBT ऊपर आ गया, ये लेमडा बार की वैल्यू आ गई KBT अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर इंटू प्रेशर। तो ये फॉर्मूला और ये तीनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बाकी तो आप पूरी तरीके से मैंने ऐसी चीज समझा दी कि जो कंपटीशन तक मदद करेगी, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आपके एग्जाम में तो आएगी हर चीज क्लैरिटी के साथ। तो यहां पर देखिए फैक्टर्स ऑन विच द मीन फ्री पार्ट डिपेंड्स, ये फॉर्मूले पीछे हम लोगों ने निकाले थे, यहीं पर हमने लिख दिए हैं। अब देखिए लेमडा बार इस मास ऑफ वन मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल होता है। अगर बाकी चीजें हम कांस्टेंट रखें तो लेमडा बार इज प्रोपोर्शनल टू एम, समझ में आती है बात। लेमडा बार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, अगर सब कुछ कांस्टेंट रखें बाकी, तो लेमडा बार डेंसिटी के रेसिप्रोकल या इनवर्स रिलेशनशिप में है। लेमडा बार टेम्परेचर से लिंक्ड है, अगर बाकी प्रेशर को कांस्टेंट रखें, बाकी चीज तो कांस्टेंट ही है, एट सेम प्रेशर मीन फ्री पाथ इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज्यादा तो मीन फ्री पाथ ज्यादा, अगर प्रेशर हमने सेम बना के रखा है। और ये लेमडा बार की बात करें तो 1 अपॉन पी, बाकी चीजें सेम है तो 1 अपॉन पी। द मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, बशर्ते बाकी चीजें कांस्टेंट रहें। तो किसकी किसकी डिपेंडेंसी, फॉर्मूला याद करने से आप बातों को आसानी से कह सकते हैं। अब देखिए एक लास्ट टॉपिक आता अवोगाद्रो नंबर, और अवोगाद्रो नंबर की क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंस है ये भी देखने की बात होती है, तो हम बड़े आराम से बताते हैं, मस्त हो जाएंगे आप। देखिए इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल मिलते हैं उसे ही आप अवोगाद्रो नंबर कहते हैं, जिसे Na से शो किया जाता है। कई किताब में सिंपली n लिख देते हैं, लेकिन n प्रेफर मत कीजिएगा, क्योंकि कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए भी यूज किया जाता है। इट इज बेटर n के बाद सबस्क्रिप्ट a लगा दें आप, और इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल। एक मोल में इतना नंबर ऑफ सब्सटेंस मिलेगा। पहली इंपॉर्टेंस, टू कैलकुलेट द एक्चुअल वेट ऑफ 1 एटम या मॉलिक्यूल। अगर एक एटम का आपको वेट चाहिए या मॉलिक्यूल का चाहिए तो क्या करोगे, एक्चुअल वेट ऑफ 1 एटम क्या होगा, एटॉमिक वेट ले लीजिए इन ग्राम, एटॉमिक वेट, और डिवाइड मार दीजिए वोगाद्रो नंबर से, तो आपको एक एटम का वेट मिल जाएगा। क्योंकि ये तो एटॉमिक वेट का मतलब होता है इन ग्राम की, एक मोल का जिक्र कर रहे हैं हम, तो एक मोल का इतना वेट, तो वोगाद्रो नंबर से डिवाइड मारा तो एक एटम का आ गया। मॉलिक्यूल की बात करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट ले लो और डिवाइड मार दो वोगाद्रो नंबर से, तो एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल वेट आ गया। तो आपको एक मॉलिक्यूल या एक एटम का वेट निकालने में अवोगाद्रो नंबर मदद करता है। दूसरी इंपॉर्टेंस देखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहीं निकालने हो कि किसी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स इन एम मास लिया, उसमें नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो एम को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए, ये बन गया नंबर ऑफ मोल्स, और एक मोल में अवोगाद्रो नंबर, तो इतने मोल्स में कितना, तो m बाई एम इंटू Na, m है एटॉमिक वेट, यहां पर ये वैल्यू हो गई कितने नंबर ऑफ, यहां पर एटम्स की बात कर रहे हैं, एटम्स हैं उसके अंदर। और मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो अगेन m अपॉन एम इंटू Na, ये मॉलिक्यूलर वेट है, ये एटॉमिक वेट है, दोनों mm लिख दिया, कंफ्यूज ना करना, बाजू में लिख दिया। तो ये आप निकाल सकते हैं किसी सब्सटेंस में m मास जो आप पकड़े हैं उसमें कितने एटम या मॉलिक्यूल है, इस तरीके से अवोगाद्रो नंबर की मदद से निकाल सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंस क्या हो गई,
कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम। एक वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालने हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वी लीटर्स ऑफ एसटीपी। वी लीटर के अंदर एसटीपी के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, V अपॉन 22.4 लीटर ये नंबर ऑफ मोल हो जाते हैं, आप जानते हैं एसटीपी पर, और उसको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू क्या हो गई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन V वॉल्यूम एट एसटीपी। यहां से निकालिए अवोगाद्रो नंबर की इंपॉर्टेंस है जो आपको मालूम होनी चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। जाने से पहले जो मैंने हार्डवर्क किया मैं आपको बता देता हूं, ये बड़े इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं आपके लिए। द्रोणा 1.0 यहां पर मेरी लाइव क्लास है, साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पूरा वीडियो, हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है, एक एक सवाल। और इसी तरह एनसीईआरटी एग्जाम्पल, हर क्वेश्चन हर एग्जाम्पल को मैंने रिकॉर्ड किया है डिटेल्ड एंड सुपर इजी लैंग्वेज, आपको एकदम सिखाने के पर्पज से। और साथ में ही आपको मिल जाता है चैप्टर वाइज वर्कशीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि फुली सॉल्व है। तो द्रोणा में आपको वीडियो लेक्चर सारे कोर्सेज के मिलेंगे, पूरे सारे चैप्टर्स के। इसके साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी वीडियो के भी, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के भी वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे सुपर इजी लैंग्वेज में, और चैप्टर वाइज वर्कशीट भी आपको मिलेगी फुली सॉल्व। तो ये द्रोणा 1.0 ऐसा कोर्स है कि लेने के बाद आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है, आप इससे पढ़िए और 97-98% किस्मत ने साथ दिया तो 100 में 100 लेके आइए। दूसरा एक कोर्स है एनसीईआरटी निश्चय 11th वालों के लिए। कुछ बच्चे फोकस करते हैं एनसीईआरटी के ऊपर, तो एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आगे देंगे आप, जेई है या नीट है, वहां भी एनसीईआरटी किए बिना काम चलेगा नहीं अच्छी तरीके से। तो एनसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के वीडियोज यहां मिल जाते हैं, सुपर इजी सुपर डिटेल, जैसे सीख जाए कॉन्सेप्ट को आप। और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के सारे वीडियो यहां मिल जाते हैं, पूरी एनसीईआरटी के सारे सवाल आपके सामने आ जाते हैं। तो ये एनसीईआरटी निश्चय है। इन दोनों में से जो भी कोर्स आप लेने में इंटरेस्टेड हो, द्रोणा 1.0 या एनसीईआरटी निश्चय, तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां एनसीईआरटी निश्चय और द्रोणा 1.0 आपको दिखाई पड़ेगा। जो भी कोर्स आपके लिए सुटेबल हो वो लिख के अपनी पढ़ाई आगे आप बढ़ा सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, ये मेरा हार्डवर्क आपके लिए पसंद आया है, सुपर इजी लैंग्वेज पसंद आई है, तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो पसंद आने पर, अरविंद सर का हार्डवर्क पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।